फेस कौन होगा, राहुल गांधी या आप? देखो, पहले तो मेरा संगठन चुनाव इसमें आया हूँ। हमारे में एक कहावत है, मैं बहुत जगह रिपीट करता हूँ, बकरी ईद में बचेंगे तो मोहर्रम में नाचेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे का भोपाल में दिया ये बयान मध्य प्रदेश की राजनीति में क्या असर दिखाएगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन पीसीसी चीफ कमलनाथ कुछ ऐसा कह गए जिसने फिर कांग्रेस में गुटबाजी की खबरों को हवा दे दी है। कमलनाथ ने यह स्वीकार किया है कि पार्टी में गुटबाजी थी, उन्होंने इसकी वजह भी बताई और साथ ही कांग्रेस को जरूरत पड़ने पर हाथ जोड़ने और पैर पड़ने की सलाह भी दे दी है। 4 साल पहले की राजनीति कुछ और थी, संगठन में भी विवाद था, गुटबाजी थी, हर परिवार में गुटबाजी होती है, कोई किसी को ज्यादा पसंद करता है, कोई किसी से कम पसंद करता है। पर इससे अगर आप अपने कांग्रेस के प्रति निष्ठा को ठेस पहुंचा रहे हैं, ये गुटबाजी याद रखिएगा 23 को जो हमारी इच्छा है, जो हमारा लक्ष्य है, पूरा नहीं कर पाएंगे। आखिरी 11 महीने में तो आपको हाथ जोड़ने हैं, पैर पकड़ना है। कमलनाथ अपनी साफगोई के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इसकी कीमत पार्टी ने कई बार चुकाई है। इधर बीजेपी ने गुटबाजी के बयान को लपकने में देरी नहीं की। बीजेपी ने तो खड़गे और कमलनाथ के बयान पर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस एक परिवार तक सिमट के रह गई। चिंता इस बात की करनी चाहिए, इस भारत के अंदर लोकतंत्र को कमजोर करने का काम किसने किया? तो कांग्रेस ने पहले दिन से इस भारत के लोकतंत्र को कमजोर करने का काम किया है। उसी के दुष्परिणाम आज उनको दिखाई देते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि खड़गे और कमलनाथ का बयान कांग्रेस के भीतर की स्थिति को समझने के लिए काफी है। राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश तक कांग्रेस किन चुनौतियों से लड़ रही है, इसकी तस्वीर भी साफ है। हालांकि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस इन चुनौतियों से पार पा सकेगी, ये कहना मुश्किल है, लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी को उसे घेरने का मौका जरूर दे दिया है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है कांग्रेस का सच से सामना। एक सच ये भी है कि बीजेपी और कांग्रेस की सोच, दृष्टि, कार्यप्रणाली दोनों में बहुत अंतर है। और कई बार ये होता है कि जब आपका प्रतिद्वंदी बड़ा मजबूत हो जाता है तो हर चीज़ में तुलना उससे शुरू हो जाती है। बीजेपी का कभी कोई प्रदेश अध्यक्ष ये नहीं कह सकता, क्योंकि ये उसकी सोच और दृष्टि का हिस्सा। ऐसा नहीं है कि उसके भीतर साहस नहीं है या वो कमज़ोर है कहीं संगठन, लेकिन बीजेपी की परंपरा का हिस्सा ये कभी नहीं है कि हमारे यहाँ गुटबाजी थी, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, 4 साल पहले थी। लेकिन कांग्रेस में ये उनकी रीति नीति, उनकी कार्यप्रणाली का हिस्सा है कि हाँ, हमारे यहाँ ये चीज़ें थीं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का दावेदार ये कह सकता है कि मुहर्रम तक फैसला हो जाएगा, पता चल जाएगा, बलि के बकरे जैसी बात भी वो कह देगा विनोदी लहजे में, और फिर बाद में ये कह के निकल भी जाएगा कि दक्षिण भारत से हूँ, थोड़ा हिंदी में हाथ तंग है तो आप लोगों को समझाने में कठिनाई हुई। लेकिन कांग्रेस में ये इशू न सोनिया गांधी जी के माथे पर चिंता की सलवटें, लकीरें गहरी करते हैं और न कोई और चुनौती किसी रूप में सामने आती है। बीजेपी में ये चीज़ कभी नहीं कही जाती है, न कही जाएगी। ये बात बहुत संजीदा तरीके से जहाँ कहनी चाहिए, जो बीजेपी का हिस्सा है, वहाँ कही जाएगी। इसलिए इसको इस परिप्रेक्ष्य में भी देखना बहुत ज़रूरी है कि ये कांग्रेस और बीजेपी का बुनियादी परिवर्तन है, एक कैडर बेस्ड पार्टी, एक आंदोलन की पार्टी। वो 3 सवाल देख लीजिए जिनके इर्द गिर्द ये पूरी बहस घूमेगी। सवाल नंबर 1, क्या खड़गे और कमलनाथ का बयान कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाएगा? सवाल नंबर 2, क्या कांग्रेस के पास गुटबाजी दूर करने का कोई फॉर्मूला है? सवाल नंबर 3, क्या 2023 में भी कांग्रेस की गुटबाजी का फायदा बीजेपी को मिलेगा? कुछ सवाल जो कोर्ट्स में हैं वो ये हैं कि क्या दोनों ही पार्टियों को एक दूसरे की गुटबाजी का फायदा मिलेगा? दूसरी महत्वपूर्ण बात, क्या कमलनाथ जी के आने के बाद से कोर्ट्स में कांग्रेस में गुटबाजी खत्म हो गई है, जो ठीक प्रतीत होता है? और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी जिस तरह मैच के अंतिम क्षणों में अपनी तमाम कमज़ोरियों पर अगर उन्हें दूर नहीं कर पाती तो उन पर नियंत्रण पा लेती है, लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं होता। कांग्रेस कई बार बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए जैसे ही फाइनल की दहलीज पर पहुंचती है, बिखर जाती है।
तो इन तमाम बिंदुओं पर भी गौर कीजिएगा। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। मेरे साथ स्टूडियो में है संदीप पौराणिक जी, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत स्वागत है। अवनीश बुंदेला जी हैं, कांग्रेस के युवा नेता, प्रवक्ता, बहुत स्वागत है। पंकज चतुर्वेदी जी हैं, सीनियर लीडर पार्टी के, बीजेपी के, मोटिवेशनल स्पीकर, राइटर, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। संदीप जी, पहली टिप्पणी आपकी, किस तरह आप देखते हैं कि मुहर्रम तक का समय है मेरे पास, बली के बकरे जैसी ध्वनि भी है, गुटबाजी की बात कमलनाथ जी भी स्वीकारते हैं, लेकिन दोनों ही पार्टियों के बुनियादी चरित्र में ये बातें शामिल होती हैं, किस तरह देखते हैं आप? देखिए शरद जी, अगर हम दोनों पार्टी की बात करें, जैसा आपने अपने शुरुआती नोट में कहा कि बीजेपी में इस तरह की बातें नहीं कही जाती हैं, कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पे ये बातें होती रहती हैं। लेकिन जब हम खड़गे जी की बात आते हैं, भाषा की बात हो सकती है दक्षिण और उत्तर भारत की, लेकिन उनका मंतव्य जो था वो सामने आ गया, क्योंकि ये कयास लगाए जा रहे हैं कि भले अभी अक्टूबर में चुनाव है अध्यक्ष के, बड़ा फैसला तो गुजरात चुनाव और हिमाचल चुनाव के बाद होगा। वही बात उनने कही है, जो मेरी समझ कहती है, या जितना मैं समझ पाया हूं कि मुहर्रम की बात उनने कही है, तो गुजरात और हिमाचल चुनाव के बाद ही मुहर्रम की बात होगी। जहां तक रिकॉर्ड भी कर लिया। जहां तक आपने कमलनाथ जी की बात कही, कमलनाथ जी, ये बात बिल्कुल सही है कि जब वो मध्य प्रदेश के अध्यक्ष बने थे तब गुटबाजी चरम पर थी, और आज वो स्थितियां नहीं हैं, क्योंकि एक ऐसा गुट जिसे सिंधिया गुट कहा जाता था वो कांग्रेस से बाहर हो गया। दिग्विजय सिंह का एक गुट कहा जाता था, वो राष्ट्रीय राजनीति में चले गए। तो मेरी जो जानकारी है, मेरी समझ है, वो ये कहती है कि कमलनाथ जी के पास अभी भी ये जानकारी है कि निचले स्तर पर गुटबाजी तो है, और उन्होंने कहा भी है कि अगर आपको जरूरत पड़े तो पैर पकड़िए, हाथ जोड़िए। अब सवाल यह है कि क्या कमलनाथ जी, जो उन्होंने महापौर और तमाम कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए, क्या इस तरह की बात वो बड़े नेताओं, उदाहरण के तौर पर दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं को कहने की बात आ पाएगी या सामने कभी? ये महत्वपूर्ण बात है। पंकज जी, विषय कांग्रेस का है, लेकिन अभिरुचि आप दोनों की एक दूसरे में अभिन्न रूप से रहती है, जो रहनी भी चाहिए। दो ही दलों का केंद्र बिंदु है मध्य प्रदेश की राजनीति। तो जैसा संदीप जी का विश्लेषण है कि मतलब साफ कह ही दिया खड़गे साहब ने कि आने वाली है सवारी बड़ी, हम तो ठीक है जब तक हैं, और उसके बाद जो इसका एक नेचुरल क्लेमेंट है, वास्तविक प्राकृतिक के क्लेमेंट है, वो आएंगे, वो संभालेंगे, ऐसा हमारा इंटरप्रिटेशन है। ये कहीं कांग्रेस की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं है। क्या कहेंगे आप? जी देखिए शरद जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि यद्यपि ये विषय विशुद्ध रूप से कांग्रेस पार्टी का है, पर जैसा आपने कहा कि मैं लोगों से बातचीत करता हूँ शरद जी, व्यावसायिक रूप से भी और शौक भी है, और जब बहुत सारे समूह से बातचीत करते हैं शरद जी, तो वहाँ दो चीज़ें मायने रखती हैं, लैंग्वेज और बॉडी लैंग्वेज जी। और उस लैंग्वेज और बॉडी लैंग्वेज से शरद जी ये पकड़ने की कोशिश की जाती है कि जो आपका श्रोता है, जो आपके सामने बैठा, वो चाहता क्या है। और खड़गे जी की लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज दोनों ये दर्शा रही थी कि वो बलि के बकरे समान, जैसा उन्होंने खुद स्वीकार किया, ऐसा नहीं कि हम आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने खुद स्वीकार किया कि वो कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय और प्रदेश व्यापी गुटबाजी की राजनीति में बलि के बकरे के समान है। और यदि बकरा ईद पर यदि वो उनकी कुर्बानी नहीं हुई तो मुहर्रम पे नाचेंगे, और यदि कुर्बानी हो गई तो फिर तो नाच का सवाल ही नहीं उठता। शरद जी, ये बात बहुत छोटी सी नहीं जितनी लग रही है। एक ऐसा व्यक्ति जो कांग्रेस पार्टी की 40-50 दशक की राजनीति का हिस्सा रहा हो, दक्षिण भारत में कांग्रेस पार्टी का बड़ा चेहरा रहा हो, लोकसभा राज्यसभा में कांग्रेस पक्ष की ओर से नेता प्रतिपक्ष रहा हो, और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के जीतने की जिनकी प्रबल संभावना है, क्योंकि वो गांधी परिवार के अधिकृत प्रत्याशी जैसा कांग्रेस के लोगों ने कहा, तो वो व्यक्ति यदि ये कहे कि बकरा ईद मर बचेंगे तब मुहर्रम पर नाच करेंगे, ये बहुत शर्मनाक है अपने आप में। और ये दर्शाता है कि किस प्रकार की अंतर्द्वंद से, आंतरिक दबाव से, गुटबाजी से, नेतृत्व के अभाव से, मौलिक विचारों के अभाव से, चिंतन के अभाव से कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जूझ रहा है। और शरद जी, अब शीर्ष पर कुछ नहीं है, वो हम कहते जरूर शीर्ष हैं, पर शरद जी मूलतः जड़ होती है वो। तो वो नेतृत्व की जो जड़ है, जो शीर्ष पर दिख रही है, यदि उसमें इस प्रकार का वैचारिक शून्यता है कि खड़गे जी जैसा और संदीप जी ने ठीक कहा कि भाषा का विषय था ही नहीं है, बहुत स्पष्ट बोल कर गए वो कि बकरा ईद पर बचेंगे तो मुहर्रम पर नाच करेंगे। जहां तक कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी का विषय, शरद जी हम सब जानते हैं कैसी स्थिति दोनों राजनेताओं के बीच है, सड़क पर लड़े दोनों राजनेता, हम सब ने वीडियो देखे। और विषय क्या था? मुख्यमंत्री शिवराज जी से मिलने का विषय था।
कमलनाथ जी ये चाहते थे कि दिग्विजय सिंह जी उनके मातहत काम करें। हम सब जानते हैं दिग्विजय सिंह जी का किस प्रकार राजनीतिक अपमान भी किया गया। यहाँ से सब लोग हवाई जहाजों से, ट्रेन से, बस से भर के दिल्ली पहुंच गए 24 घंटे। और हमारे आप ठोस संवाद में शरद जी जब आप ये बात चल रही थी कि देयर इज मैनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप, जी, और वही हुआ। तो विषय इनके कांग्रेस पार्टी के हैं, पर देश के लोकतंत्र में एक ऐसी पार्टी जो कहती है वो आंदोलन की पार्टी, शरद जी वो दोलन की पार्टी बची है। अब दोलन यानी पेंडुलम जैसे जो राजनेताओं के इर्द गिर्द घूमेगा, फिरोज जी के परिवार के इर्द गिर्द दोलन करेगा, वही नेतृत्व करेगा जैसा खड़गे जी हैं। अवनीश जी, एक तो बात सही है कि मैं सोच रहा था कि दिग्विजय सिंह जी अगर आज मध्य प्रदेश अपने ही गृह प्रदेश में लौटते और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भर चुके होते, तो वो क्या इस तरह का कोई जुमला बोलते कि मुहर्रम में तभी तो शरद जी बचेंगे। और दूसरा, शशि थरूर जी की भाषा भी ऐसी नहीं है, तो क्या इसीलिए दिग्विजय सिंह जी हटे मोर्चे से? शशि थरूर जी इसीलिए डटे हैं कि वो चाहते हैं कि ये पूरा कोई ऐसा नहीं हो कि किसी के लिए लाल कालीन बिछाने जैसा चुनाव हो जाए। कांग्रेस के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण अवसर है ये, उसके फिर से इमरजेंस के लिए ताकत के साथ अगर इस तरह की भाषा सामने आएगी तो ये भ्रम तो पैदा करेगी, और विपक्षी पार्टी जो मुख्य प्रतिद्वंदी पार्टी है आपकी सत्ताधारी मध्य प्रदेश में, केंद्र में, वो आपकी आलोचना करेगी। सर जी देखिए, सबसे पहले तो स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस के 2 अधिकृत प्रत्याशी हैं। शशि थरूर साहब भी शायद 15 तारीख को उनके आने का कार्यक्रम है, ऐसी संभावना है, वो भी आ रहे हैं। उनका भी आप देखिएगा इसी गाजे बाजे के साथ पीसीसी में स्वागत किया जाएगा। और जो बात हो रही है कि मुहर्रम पर नाचेंगे, वो जो बात है शरद जी, देखिए ये बात हमें स्वीकार करनी चाहिए कि थोड़ा एक्सेंट का फ़र्क होता है, लेकिन ये जो उन्होंने जो उसका जो आदरणीय पुराणिक साहब ने भी कहा कि उनका जो ध्येय था, तो ध्येय शरद जी जब शादी होती है तो हम क्या कहते हैं, दूल्हा आज शहीद होने जा रहा है, मेरा यार आज शहीद होने जा रहा है। दूल्हा खुद कहता है कि अरे मैं तो बकरा हूँ, आज कटने जा रहा हूँ। इसके अलावा शादी में ये भी कहा जाए शरद जी कि शादी लड्डू मोतीचूर का, जो खाए पछताए, जो ना खाए सो पछताए। इसलिए भैया खा के ही पछता लो। मतलब खड़गे साहब को चुनाव तो लड़ना ही है, चुनाव तो लड़ ही रहे हैं। मतलब आपके यहाँ अध्यक्ष पद की प्रक्रिया में इस तरह के विशेषण प्रयुक्त होते सर हैं? में एक हास परिहास की बात है। जिस हास परिहास में उन्होंने कहा, मैं उसी के अनुसार इस आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूं, पंकज जी के प्रश्न का भी, कि साहब इस तरह की बातों को ऐसे पकड़ा नहीं जाता है। अगर हम नरेंद्र मोदी जी की बातों को इस तरह से पकड़ेंगे तो सब कितने सारे ब्लंडर होते हैं जिनके ऊपर आपका खूब हाथ पर है। लेकिन सर हमारी आदत नहीं है, कांग्रेस की ना तो इस तरह की ट्रोल आर्मी, हम इस तरह के काम नहीं करते। और सर एक बात बताऊं, आप देखें ये पूरी तरह से लोकतांत्रिक पार्टी की निशानी है, लोकतांत्रिक चुनाव की निशानी है शरद जी। कि सोचें जो आया है वो ये कह रहा है कि मैं भी श्योर नहीं हूं कि मैं जीत जाऊंगा, कि उसका मतलब ये है कि भैया भी मैं अपना आपसे सपोर्ट मांगने के लिए आया हूं, अभी तो मुझे जीतने तो दो, तब तो नाचेंगे। उसका ध्येय ये है शरद जी। और जहां तक गुटबाजी की बात है सर, मैं बड़ी विनम्रता से कहूंगा, संदीप पुराणिक साहब ने भी इस बात को बल दिया है, गुटबाजी तो हमारे यहाँ थी, हम स्वीकार करते हैं। सिंधिया जी के कारण गुटबाजी थी। आपने देखा होगा सिंधिया जी हटी बालक की तरह थे, उनके समर्थक भी जो थे हट करते थे बार बार पे कि महाराज को आप पीसीसी चीफ बना दो, मुख्यमंत्री बना दो, राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दो। अब वो सब हटी बालक वहां जाके कहते ना, एक मैं ये स्वीकार करता हूं कि हमने शायद इस तरह के कुछ हटी बालक पाल रखे थे तो शायद बार बार जिद करते थे। अब सर वहां जिद नहीं करते। इस मामले में बीजेपी की तारीफ करूंगा कि उन्होंने उनको सुधार लिया है, उनका आचरण सुधार लिया है। हम ये मानते हैं कि हम थोड़ा ज्यादा लाड़ प्यार करते थे, हमने कम उम्र में उनको केंद्रीय मंत्री बना दिया, बड़े बड़े पदों पर बिठाल दिया, 18-19 साल सांसद रखा, तो शायद बालक जल्दी बिगड़ जाते हैं बच्चे, जिनको अपन कम समय में थोड़ा व्यक्तिगत हो रहा है, मुझे लगता है कि हम विषय पर हाँ सर मैं वही बता रहा हूं, गुटबाजी कांग्रेस में कहीं नहीं। हमको तो ये सुनाई पड़ता है शरद जी, जो अभी मोदी जी और अमित शाह जी बार बार आ रहे हैं, कि हमको तो ये जानकारी है कि बहुत जल्दी मध्य प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन होने वाला है। कल हमने देखा, कल भी देखा, तो कल के कार्यक्रम में तो नरोत्तम मिश्रा जी को भी साइड, ये क्या गुटबाजी नहीं? फिर विषय से अलग सर नहीं सर देखिए, मैं कह रहा हूं, मैं आपकी बात से एक पत्रकार के तौर पर मैं सहमत हूं कि गुटबाजी ऐसा नहीं है कि बीजेपी में नहीं हो सकती है। बड़ी विनम्रता से निवेदन करूंगा सर, उमा भारती की बातें क्या गुटबाजी नहीं है? क्या आप मुझे बताएं, महेंद्र सिंह सिसोदिया ने जिस तरह से बेलगाम अधिकारियों पर निशाना साधा था, क्या वो गुटबाजी नहीं है? क्या जिस तरह से बार बार पर अजय विष्णु जी या कैलाश विजयवर्गीय जी अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं, क्या वो गुटबाजी नहीं है?
साहब हम तो विपक्ष में हैं, हम तो अभी 18 साल से विपक्ष में हैं, हम तो कहीं है ही नहीं। आप लोग सत्ता के शिखर पर बैठे हो, आप लोग महाराज हो, आप लोग तो राज कर रहे हो, और आप कह रहे हो गुटबाजी। भैया हमारी गुटबाजी भी है तो किसका? आ रहा हूं पंकज जी, हमारी तो मारुति है, छोटी सी साबुनदानी है, आपकी तो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, तो क्या फर्क पड़ता है? आप पहले भैया आपको निर्णय लेना है, आप निर्णय लेने की क्षमता है आपके पास। अगर आपके यहाँ गुटबाजी होगी तो जनता का बहुत अहित होगा पंकज जी। हमारे यहाँ की गुटबाजी से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो कि है नहीं। कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरी पार्टी है मध्य प्रदेश में। मैं सोच रहा था कि कोई स्क्रिप्ट राइटर होता मुंबई का तो वो शायद राजकुमार साहब के लिए ये सम्मान लगता है, चिनाय सेठ हमारे यहाँ गुटबाजी तुम्हारी गुटबाजी से कम है, तुम्हारे यहाँ ज्यादा है, चारों तरफ फैली है, चीख चीख कर कह रही है कि मेरा नाम गुटबाजी है। बड़ा पंकज जी कुछ कहना चाह रहे, थोड़ा लाइटर वेन में मैंने कहा कि थोड़ा इसको हल्का कर दूं, विषय कुछ गंभीर हो रहा था जी। कभी सर गंभीर कभी नहीं होगा पंकज जी के। मैं शरद जी आग्रह कर रहा था कि 2 व्यक्ति कांग्रेस पार्टी के जिन्होंने मध्य प्रदेश में अपनी बालहट से, श्रीमान कमलनाथ जी, श्रीमान देवी सिंह जी, कांग्रेस को जो थोड़ी बहुत संभावना थी सरवाइव करने की, इसको नष्ट कर दिया। कांग्रेस के जो राष्ट्रीय प्रभारी बने हैं नए जयप्रकाश अग्रवाल जी, उन्होंने कहा कि कांग्रेस में जान फूंकने की आवश्यकता है। मतलब वो जयप्रकाश अग्रवाल जी जो इनके प्रभारी, वो स्वीकार करेंगे कांग्रेस में जान नहीं है। अब निर्जीव कांग्रेस की शरद जी एक और गुटबाजी देखिए, दिग्विजय सिंह जी के मन में कितना बैर है मल्लिकार्जुन खड़गे जी के लिए कि आज के कार्यक्रम में दिग्विजय सिंह जी नहीं रहे। उनके उस राज्य में जहाँ से दिग्विजय सिंह जी खुद मतदाता होंगे, उनके तमाम वो समर्थक जो दिल्ली ट्रेनों में, बस से या और हवाई जहाज से पहुंचे नमन के लिए, वो सब थे, पर दिग्विजय सिंह जी नहीं आए। और कोई जीवंत प्रमाण चाहिए गुटबाजी। मुझे लगता है कि सिंधिया जी पर व्यक्तिगत आरोप आक्षेप लगाने की बजाय कांग्रेस पार्टी बेहतर होता अपनी स्थिति देखे। आज भी जीवंत प्रमाण है, कहाँ है दिग्विजय सिंह जी, क्यों नहीं आए? होना था ना शरद जी उनको, यदि वो गुटबाजी का हिस्सा नहीं होते तो रहते। अब कहा जाएगा कि साहब वो कौन सी भारत तोड़ो यात्रा चल रही उसमें सम्मिलित है। बुंदेला जी जवाब दे रहे हैं आपकी बात का। कोई और बहाना शरद जी पेश किया जाएगा। बिल्कुल मैं कहूंगा कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी अपने जीवन की निर्णायक लड़ाई लड़ रहे हैं। शरद जी हम मानते हैं, हम भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से पूरी कांग्रेस पार्टी निर्णायक लड़ाई लड़ी, और दिग्विजय सिंह जी उसके राष्ट्रीय प्रभारी हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आप कहें कि वो क्यों नहीं आए। जब वोटिंग होगी जिस दिन आपको दिग्विजय सिंह जी दिखेंगे, मुझे लगता है शरद जी ये बात कोई तार्किक है, ये आदमी के व्यक्ति। बिल्कुल आपने कहा था, तो इसका जवाब ही है पंकज जी, इसके अलावा कोई जवाब हो ही नहीं सकता। वो दिल्ली नामांकन, शरद जी एक घंटे के लिए दिल्ली नामांकन के लिए जा सकते हैं। आप तो मुझे ये बताओ, ज्योतिराज सिंधिया जी क्यों दरकिनार हैं? जिस दिन चीतल आएगा तो सिंधिया जी से भाषण तक नहीं कराए, ये गुटबाजी नहीं है? कल सिंधिया जी से भाषण तक नहीं कराए, कैमरा फोकस तक नहीं होते, गुटबाजी नहीं है? कौन दरकिनार है? कौन दरकिनार है? टोटल दरकिनार है। सिंधिया जी को फोकस तक नहीं किया जाता, इतना सा दिखाया जाता फोटो में, 7वें 8वें नंबर पे खड़े। मुझे लगता है व्यक्तिगत, किसी को गुटबाजी कहते हैं, किसी को गुटबाजी कहते हैं। सोच कांग्रेस की है, इसको दिखाया उसको नहीं दिखाया, इसी में समाप्त हो गई कांग्रेस पार्टी। इसको दिखाया उसको दिखाया, कांग्रेस का इसी में हो गया सफाया। संदीप जी मुझे ये समझाइए ज़रा कि गुटबाजी की अगर हम बात करें तो गुटबाजी का मैंने कहा चेहरा मुख्तलिफ हो जाता है, भिन्न हो जाता है दोनों पार्टियों के संगठनात्मक चरित्र के अनुरूप। बीजेपी में सब जानते हैं कि सुंदरलाल पटवा जी और कैलाश जोशी जी के बीच में किस तरह की राजनीतिक प्रतिद्वंदिता रही, विक्रम वर्मा जी और उमा भारती जी के बीच में किस तरह की प्रतिद्वंदिता रही। ये चीज़ें चलती रहती हैं और ये चलती रहेंगी, ये अंत नहीं होगा। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस में जमुना देवी जी मुखर होकर दिग्विजय सिंह जी के लेकर टीका टिप्पणी कर देती थी, या सुभाष यादव जी बोल जाते थे, या और तमाम नेता भी बोल जाते हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये इससे बड़ा अनर्थ घट जाता है कांग्रेस में। वो कांग्रेस के स्वरूप और कांग्रेस के चरित्र की वजह से वैसा होता है। बीजेपी में घोर प्रतिद्वंदिता के बाद भी नेता एक दूसरे के खिलाफ सार्वजनिक मंचों पर या सार्वजनिक बैठकों में या अंदरूनी बैठकों में भी मुंह नहीं खोलते हैं। रणनीति वहां भी बनती है, वहां भी उखाड़ और पछाड़ की राजनीति खूब खेली जाती है, लेकिन स्वरूप भिन्न होता है। लेकिन आप किस तरह देखते हैं 2023 के पहले किसकी गुटबाजी आपको ज्यादा चुनौतीपूर्ण दिखती है? देखिए सर जी, अगर हम बीजेपी की बात करते हैं गुटबाजी की, तो हम ये देखते हैं कि वो लोग आरएसएस से निकले हुए बड़ी संख्या में लोग होते हैं। उन्हें अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाता है और उन्हें ये बताया जाता है कि सत्ता तो सामान्य चीज़ है, आपको अपनी राह से नहीं डिगना। जब किसी भी बच्चे में कई साल तक, कई वर्ष तक इस तरह के भाव डाले जाते हैं तो वो लगने लगता है ठीक है सत्ता आती जाती है, पद आते जाते हैं।
तो उसको कंप्रोमाइज कर लेते हैं वहां पर लोग और बात बोलते नहीं है, क्योंकि वो ये मानते हैं कि राष्ट्र और पार्टी दोनों के लिए ऐसा करना जरूरी है। जहां तक आपने कांग्रेस की बात कही, कांग्रेस में एक मुखरता का भाव तो रहता है नेताओं में, और उस मुखरता के चलते वो जो कहते हैं ना आंतरिक लोकतंत्र की बात करते हैं, बार बार अपनों पर ही हमला कर जाते हैं। बीजेपी में एक अनुशासन का डंडा भी होता है शरद जी। जिस तरह के बयान कांग्रेस के नेता दे देते हैं, अगर बीजेपी में देते हैं तो साइडलाइन हो जाते हैं, वो दिखने लगते हैं आपको ये साइड कर दिए गए। हम गिन सकते हैं कई नेताओं को, इस समय उनके बयान पार्टी के खिलाफ आ जाते हैं, सरकार के खिलाफ आ जाते हैं, लेकिन वो किनारे कर दिए जाते हैं। कांग्रेस के अंदर नेतृत्व में ये साहस भी हम कह सकते हैं, हो सकता है शब्द गलत हो, इस तरह के फैसले लेने की परंपरा नहीं है कांग्रेस के अंदर, और मुझे लगता है कई नेताओं में साहस भी नहीं है। यही कारण है कि पार्टी से बड़े होने की कोशिश कई नेता करते हैं और उसका नुकसान कांग्रेस को होता है। और 2023 में कमलनाथ जी का नेतृत्व है, अगर उन्होंने कुछ सख्त फैसले नहीं लिए तो ये चुनौती और बढ़ सकती है आने वाले समय में। क्या कहेंगे बुंदेला साहब, क्या सख्त चुनौती, सख्त फैसले और गुटबाजी जो निचले स्तर पर है, ये बिल्कुल सही है कि अगर बीजेपी में उनके सांगठनिक ढांचे और अनुशासन के ढांचे की वजह से गुटबाजी का स्तर उछलता नहीं है, तो आपके यहाँ कमलनाथ जी स्वयं अपने आप में एक अनुशासन का डंडा शब्द अगर उपयुक्त न लगे तो प्रतीक तो हैं निश्चित तौर पर, चूँकि उनकी वरिष्ठता ही तमाम, चाहे वो दिग्विजय सिंह जी हों, चाहे वो अजय सिंह जी हों, अरुण यादव जी हों, चाहे सुरेश पचौरी जी हों, या निचले स्तर पर कोई उनके सामने बोलता नहीं है, लेकिन फिर भी निचले स्तर पर गुटबाजी व्याप्त है और जिसका खामियाजा समय समय पर कांग्रेस को उठाना पड़ता है। शरद जी, मैं बड़ी विनम्रता से कहूँगा कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में, मतलब हमने ये देखा 2018 के बाद, और ख़ासकर जब से अभी जिस सरकार में हम नहीं हैं शरद जी, 15 महीने की सरकार में हम रहे, तो बूथ स्तर तक काम किया जा रहा है। आपने देखा होगा, मतलब पीसीसी में कभी आपको शायद 15 साल में इतनी शायद एक्टिविटी नहीं दिखी। इससे साफ जाहिर होता है कि मैं पहले के जो अध्यक्ष है वो भी योग्य रहे, लेकिन कहीं ना कहीं कमलनाथ जी के काम करने का तरीका शरद जी बड़ा अलग रहा। मतलब ये नहीं कि सबको आपने एक साथ सम्मेलन, वो बकायदा स्टेप बाय स्टेप बुलाते हैं कि इस दिन जिलाध्यक्ष आएंगे, इस दिन प्रभारी आएंगे, इस दिन से ब्लॉक, मतलब और जिसको बुलाया वही आएगा। आप 1 to 1 बात करके आप देखें, देखिए हम अपनी तैयारी करें शरद जी। और सबसे बड़ी बात तो शरद जी जनता है। अगर हम जो महंगाई के मुद्दे, बेरोजगारी के मुद्दे जनता के दिमाग में सही ढंग से बिठा पाए, देखिए आखिरी निर्णय तो जनता का है। और शरद जी कहते भी है, सक्सेस है मैनी फादर, अनसक्सेस है नन। अगर हम सफल हुए तो ये रणनीति हमारी अच्छी कहलाएगी, क्योंकि 2018 में जब हम सफल हुए थे तो ये कहा गया था कि भाजपा की रणनीति खराब थी, कमलनाथ जी की तुलना में भाजपा का विरोध था। ये सारी चीज, तो सर जी ये सारी चीजें रहती हैं सफलता एवं असफलता के साथ। और सर जी सबसे बड़ी बात मैं ये मानता हूं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के माध्यम से भाजपा, एक बहुत बड़ा मुद्दा भाजपा का था, खत्म होने जा रहा है। वो मुद्दा था, ये बार बार जो आरोप लगाते थे ना कि गांधी परिवार का ही अध्यक्ष बनता है शरद जी, तो मुद्दा खत्म होने, एक मुद्दा वो था कि विदेशी प्रधानमंत्री नहीं, बताओ उस समय सोनिया जी ने मुद्दा खत्म कर दिया था। अब एक मुद्दा ये बहुत जोर शोर से, तो आप देखें ऐसा व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, क्योंकि चाहे शशि थरूर हो चाहे खड़गे साहब हो, दोनों का अपना अपना एक अलग अनुभव, दोनों एक बहुत बड़े कद के राजनेता हैं, आप तुलना नहीं कर सकते। और ये सब जानते हैं कि ये इतने वरिष्ठ और इतने ऊंचे कद के राजनेता है सर जी, कि ये किसी का, ये कहें किसी के कहने पर भी निर्णय नहीं लेंगे अगर ये जो वो आरोप लगाएं। अगर आप कम वक्त है मेरे पास, तो बहुत ही संक्षेप में जी। ये इसका मतलब कांग्रेस इस सच को स्वीकार कर रही है कि यदि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी परिवारवाद के खिलाफ बात नहीं करते तो शायद सीधे खड़गे जी को अध्यक्ष के लिए नहीं बनाते। स्वीकार किया उन्होंने कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में कांग्रेस, दबाव कोई नहीं है पंकज जी, तो कोई दबाव नहीं है, और दबाव तो भारतीय जनता पार्टी का स्वीकार किया भी। ये दबाव राहुल गांधी जी ने खुद मना किया कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना नहीं चाहता। दबाव में ना, भाजपा के दबाव में मना। मैं तो आपकी बात का जवाब दे रहा हूं आदरणीय पंकज जी। कमलनाथ जी कह रहे हैं कि अब कार्यकर्ताओं को हाथ पैर जोड़ने की आवश्यकता है। आज भी कांग्रेस का कार्यकर्ता अहंकार से, वो मैं मानता हूं, कार्यकर्ताओं के हाथ पैर हमेशा, कार्यकर्ता सर्वोपरि है। तो कमलनाथ जी को क्यों बताना पड़ा भाई, जोड़ते तो नहीं बताना पड़ता ना, बार बार बताना पड़ रहा है। और आपको बधाई है और साधुवाद कि आपने सच स्वीकारा कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में, भारतीय जनता पार्टी के परिवारवाद के खिलाफ अभियान में गांधी परिवार को अपना, थोड़ा भाजपा के परिवारवाद पर बात कर लें पंकज जी। चलिए, कोई परिवारवाद नहीं। अरे कैसी बात कर रहे हैं अभी, नाम चलिए मुझे लगता है फिर हम विषय से हटेंगे, लेकिन ये तो है, इसको तो मानना पड़ेगा कि दबाव कहीं ना कहीं आता ही है, चाहे कांग्रेस के उठाए गए मुद्दों का बीजेपी पर हो या बीजेपी की तरफ से उठाए गए मुद्दों का कांग्रेस पर हो। लेकिन ये ज़रूर है कि शशि थरूर साहब को भी आना ही चाहिए और जनता के साथ और पार्टी कार्यालय में आकर उनको
खड़गे जी से कुछ अलग वो बोलते हैं तो उसकी ध्वनि और सुंदर सुनाई देगी और वो कांग्रेस के आंतरिक और बाह्य लोकतंत्र की मजबूती का प्रतीक भी बनेगी कि खड़गे साहब, क्योंकि पूछा जाएगा उनसे कि खड़गे साहब तो ऐसा बोल कर गए हैं कि ऐसा होगा, ईद अगर निकल गई तो फिर हम मुहर्रम की तरफ बढ़ेंगे, तो उसका मायने भी पूछा जाएगा। और हो सकता है थरूर साहब कहें कि मैं ईद और मुहर्रम में नहीं बात करूंगा, मैं तो पूरी ताकत से ये चुनाव लड़ रहा हूं, खड़गे साहब ने जो कहा उसके मायने आप निकालिए, तब जाकर ये चीज़ें और मजबूत होती हैं। और ये भी सही है कि दिग्विजय सिंह जी इस समय मौजूद होते अगर खड़गे साहब के साथ तो और बेहतर होता, क्योंकि आप कितने भी बातें करें, कितने भी दावे करें, लेकिन आप निष्पक्ष प्रक्रिया, जैसे जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड कहा जाता है, तो न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, होते हुए दिखना भी चाहिए। और कांग्रेस का ये, अब हम बहुत करीब खड़े हैं कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव के, और निश्चित तौर पर अगर कांग्रेस इसको एक निष्पक्ष और एक ताकतवर चुनाव के तौर पर देश की जनता के सामने और अपने कार्यकर्ताओं के सामने रख पाती है, तो ये शायद वो एक रास्ता रोशनी का उसके लिए नजर आएगा जिसकी तलाश वो बीते लंबे समय से कर रही है। नहीं तो फिर बातें वहीं शुरू होती हैं और वहीं समाप्त हो जाती हैं। लेकिन हमारी शुभकामनाएं कांग्रेस के साथ हैं। बहुत धन्यवाद पंकज जी, धन्यवाद अवनीश जी, धन्यवाद संदीप जी। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, सियासी लड़ाई अदालत तक आई। नमस्कार।